Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already completed Chapter 5 that is related to Arrest of Persons. Arrest of Persons के बाद हम जो है वैसे अगर चैप्टर वाइज देखें तो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम वैसे टेक्निकल सेंस में देखें तो अरेस्ट के बाद क्या है कि बेल का जो प्रोविजन है उसको डिस्कस किया जाता है, सर्च और सीजर को डिस्कस किया जाता है, लेकिन हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंटिन्यूटी में अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये मेरा पैटर्न जो है अच्छा लगा होगा। अगर हम बात करें चैप्टर 6 की, दैट इज रिलेटेड टू प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस, किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में पेश होने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो फर्स्ट प्रोसेस जो है वो होता है सम्मन के द्वारा। तो आज ये जो टोटल जो चैप्टर 6 है ये 61 से 90 तक डील करता है और हम आज डिस्कस करेंगे 61 से लेकर 69 तक, दैट इज रिलेटेड टू सम्मन प्रोसेस। सम्मन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर 70 से 81 तक वारंट ऑफ अरेस्ट आ जाएगा। इस प्रकार से कंटिन्यूटी में हम उसको करते रहेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सम्मन्स के बारे में। सबसे पहला सेक्शन 61 बात करता है फॉर्म्स ऑफ सम्मन, कि सम्मन का जो फॉर्म है वो किस प्रकार से इशू होगा। जब भी आप कोर्ट के थ्रू सम्मन भिजवाते हैं तो डुप्लीकेट फॉर्म में होता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको साइन करता है। तो एवरी सम्मन इशूड बाय ए कोर्ट, जो भी कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है अंडर दिस कोर्ट शैल बी इन राइटिंग। सबसे पहली चीज वो राइटिंग में होना चाहिए, इन डुप्लीकेट में होना चाहिए, एंड साइन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जो भी जज वगैरह होते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं कोर्ट के, उनके द्वारा, या कोई हाई कोर्ट का अपॉइंट किया हुआ कोई ऑफिसर होता है उसके द्वारा। मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल, जो रूल्स बने हुए हैं उसके अंदर सील ऑफ द कोर्ट भी होगी। तो ये फॉर्म ऑफ सम्मन की बात कर रहा है। अगर हम शेड्यूल 2 पर जाए तो उसका फॉर्म 1 और 30 जो है वो सम्मन की बात करता है। नेक्स्ट है कि सम्मन तो ठीक है, हमने कोर्ट के थ्रू जो इश्यू करवा लिया, लेकिन वो सर्व कैसे होगा, किस प्रकार से सम्मन जो है पार्टी तक पहुंचेगा। तो सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में दोनों में सम्मन की इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि सम्मन के बिना किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा किसी कोर्ट में पेश होना है। तो एवरी सम्मन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, इसमें क्या है पुलिस ऑफिसर के द्वारा सर्व होगा। और सब्जेक्ट टू सच रूल, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को रूल बनाती है उनके हिसाब से कोई और ऑफिसर भी हो सकता है और कोई पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है। सम्मन शैल, अगर सम्मन को देखें प्रैक्टिकेबल, अगर हम देखें कि प्रैक्टिकली किस तरीके से, तो शर्ट पर्सनली ऑन द पर्सन, जो व्यक्ति पर्सनली भी किसी को सम्मन दिया जा सकता है, बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द सम्मन, सम्मन को डुप्लीकेट कॉपी उसको दी जाती है। तो ये एक तरीके से पर्सनल सम्मन हो गया। आप इसे दस्ती सम्मन भी कह सकते हो। सीआरपीसी की, सीपीसी की अगर हम बात करें तो ऑर्डर 5 रूल 9A जो इससे रिलेटेड डील करता है। फिर थर्ड क्लॉज कहता है एवरी पर्सन ऑन हुम अ सम्मन इज टू बी सर्व्ड, जिस व्यक्ति को सम्मन दिया गया, इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर, अगर सर्विंग ऑफिसर को रिक्वायर्ड हो तो साइन रिसीट, तो उसके बैक पर जो है जो भी डुप्लीकेट रहेगा उसके पास, उसके ऊपर उनके साइन भी ले लिए जाएंगे कि हाँ सम्मन जो है वो सर्व हो चुका है। अब सम्मन सर्व हो गया, ये नॉर्मल व्यक्ति के बारे में बात आ रही है कि जो सर्विस ऑफ सम्मन है, कॉर्पोरेट बॉडी, जो कंपनीज है, सोसाइटी, उसमें कैसे सर्व होगा। सर्विस ऑफ ए सम्मन ऑन ए कॉर्पोरेशन में बी अफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के नाम पर सर्व होगा या लोकल मैनेजर के नाम पर सर्व होगा और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर के नाम पे सर्व होगा जो उस कॉर्पोरेशन में है, और बाय लेटर सेंट, या जो है लेटर सेंट किया जा सकता है रजिस्टर्ड पोर्ट से, एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर जो कॉर्पोरेशन का उसके नाम से। इन विच केसेस द सर्विस shall be deemed to have been affected when the letter would arrive in ordinary course of post, ordinary course जो है पोस्ट के थ्रू भी उसे भेजा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि इन दिस सेक्शन कॉर्पोरेशन का मतलब है एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, एक ऐसी कंपनी है कोई दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें कोई सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड की गई है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। तो ये एक्सप्लेनेशन भी इसकी इंपॉर्टेंट होता है। अगला अगर हम प्रोविजन समझे 64, सर्विस 1 पर्सन सम्मन कैन, जब जिस व्यक्ति को सम्मन दिया अगर वो नहीं मिलता तो फिर क्या सर्विस, किस तरीके का मेथड फॉलो किया जाएगा। इसे आप एक्सटेंडेड सर्विस भी बोल सकते हो, एक्सटेंडेड सम्मन भी बोल सकते हो। अगर हम सीपीसी की बात करें तो ऑर्डर 5 रूल 15 भी इससे रिलेटेड बात करता है। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ, साथ के साथ आपको रिवीजन करने में इजी रहेगा। ऑर्डर 5 जो है रूल 15 जो है वो एक्सटेंडेड सर्विस की बात करता है। वैसे आप साथ के साथ इसे लिख लो, अपने बैरक पे तो कोई इश्यू नहीं आने वाला। और अगर हम इसकी बात करें सम्मन हाउ सम, तो इसके लिए जो है ऑर्डर 5 का रूल 9A दस्ती सम्मन जिसे बोला जाता है, ऑर्डर
ऑर्डर 5 रूल 9 ए दस्ती सम्मन की ये बात करता है। तो एक्सटेंडेड सर्विस का मतलब है कि जिस व्यक्ति को सम्मन इश्यू किया गया वो व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा उस सेंस में, वेयर द पर्सन सम्मन कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज और ड्यू डिलिजेंस की पूरी ड्यू डिलिजेंस से पूरी लगन से देख लिया गया कि वो नहीं मिला, द सम्मन में बी सर्व्ड बाय लिविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट्स फॉर हिम विद सम अडल्ट मेल मेंबर, जो भी अडल्ट मेल मेंबर होगा फैमिली को उसको दिया जाएगा। कि ये क्रिमिनल केसेस के सम्मन की बात है, जब सिविल केसेस के सम्मन की बात होता है उसमें किसी भी अडल्ट मेंबर को दिया जा सकता है, वेदर दैट इज फीमेल और मेल। एंड द पर्सन विद होम द सम्मन इज सो लेफ्ट शैल इफ सो रिक्वायर्ड बाय सर्विंग ऑफिसर, उसमें क्या कर सकता है वो रिसिप्ट भी ले सकता है डुप्लीकेट के बैक साइड में। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, सर्वेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फैमिली, जो सर्वेंट है उसे जो है मेंबर ऑफ द फैमिली नहीं समझा जाएगा। अगला बात कर रहा है 65, ये रिलेटेड है ऑर्डर 5 रूल 20 से, कोर्ट हाउस में जो सम्मन चस्पा कर दिया जाता है उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे 65 में अगर हम देखें तो ऑर्डर 5 और रूल 20 की बात करता है। ये ऑर्डर 5 रूल 20 कोर्ट हाउस की बात कर सकता है, कह सकता है, ये कह सकता है, क्या कहता ही है, प्रोसीजर वन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड इफ सर्विस कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी अफेक्टेड एज प्रोवाइडेड सेक्शन 62, 63, 64 के तहत अगर वो सब नहीं हुआ है तो सर्विंग ऑफिसर क्या कर सकता है उसके मामले में। सर्विंग ऑफिसर अब ये करेगा, shall affix one of the duplicate of the summon to some conspicuous part of the house, घर के हाउस के बाहर कोई भी ऐसी जगह जहां पर पब्लिकली शो हो सके, जैसे पंचायत घर हो गया या उसके घर के बाहर हो गया, होमस्टेड इन विच द पर्सन सम्मन्ड, और जहां पर वो नॉर्मली रहता है, और उसके साथ साथ वो कोर्ट में भी चस्पा कर देगा। आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, जैसे अगर इंक्वायरी करने के बाद उसे ये लगता है कि वो जो है, अगर उसको ये लगता है कि मैं आइदर डिक्लेयर दैट द सम्मन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड और ऑर्डर फ्रेश सर्विस, तो उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, सोचेगी क्या दोबारा से सम्मन देनी चाहिए या उसी को ही सर्व माना जाएगा। अब बात आती है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट के रिगार्डिंग आप कहाँ सर्विस दोगे, तो गवर्नमेंट सर्विस के रिगार्डिंग ऑर्डर 5 रूल 9 जो है, ऑर्डर 5 सॉरी रूल 27 जो है सीपीसी का, वो बात करता है गवर्नमेंट सर्वेंट को सम्मन देने की, और ये क्रिमिनल मैटर में सेक्शन 66 हो गया। वेयर द पर्सन सम्मन्ड इज इन द सर्विस, एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट की सर्विस में अभी वो करंटली है, द कोर्ट इश्यूइंग द सम्मन शैल ऑर्डिनरी सेंड इट इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस, जो हेड ऑफ द ऑफिस होगा उसके पास डुप्लीकेट फॉर्म में भेजा जाएगा। और इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड, जहां उस व्यक्ति को वो जॉब कर रहा है, एंड सच हेड शैल देयर अपन कॉज द सम्मन्स टू बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द सेक्शन 62 का जो मैनर है वो फॉलो किया जाएगा, एंड शैल रिटर्न इट टू द कोर्ट अंडर हिज सिग्नेचर विद द एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय द, और उसके बाद सिग्नेचर भी लिए जाएंगे। सच सिग्नेचर को ये माना जाएगा कि ड्यू सर्विस हो चुकी है। अगर 67 की बात करें, सर्विस ऑफ सम्मन आउटसाइड लोकल लिमिट्स अगर हमें देना हो, तो मैं फटाफट ये करवा रही हूँ, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार सिर्फ पढ़ाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इस बहाने से आपकी रिवीजन हो जाए। अदरवाइज क्या है, इस चैप्टर को आप रिमूव छोड़ ही सकते हो, क्योंकि जब हम कंटिन्यू किसी के टच में रहते हैं, किसी के वीडियो सुन रहे होते हैं, अगर उसने वो टॉपिक नहीं करवाया तो हमारे मन में ये आ जाता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्री के अंदर क्या कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के दिया जा सकता है। सर्विस ऑफ सम्मन आउटसाइड लोकल लिमिट्स, लोकल लिमिट से बाहर अगर सम्मन देना हो तो वन अ कोर्ट डिजायर्ड दैट, जब कोर्ट की इच्छा हो कि सम्मन इश्यूड बाय इट शैल बी सर्व्ड एट एनी प्लेस आउटसाइड लोकल जुरिसडिक्शन, शैल ऑर्डिनरी सेंड, क्या करेगा, डुप्लीकेट फॉर्म में ये उस एरिया में भेज देगा जहां पर मजिस्ट्रेट की लोकल जुरिसडिक्शन होगी। फिर 68 कहता है कि प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस व्हेन सर्विंग ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है तो उस मामले में क्या प्रूफ माना जाएगा। व्हेन सम्मन इश्यूड बाय अ कोर्ट इज सर्व्ड आउटसाइड द लोकल जुरिसडिक्शन में गया है, एंड इन एनी केस द ऑफिसर जिसने सम्मन सर्व किया था इज नॉट प्रेजेंट, हियरिंग के टाइम पर वो प्रेजेंट नहीं होता, तो एक एफिडेविट जो है परपोर्टिंग टू बी मेड बिफोर मजिस्ट्रेट के सामने एक एफिडेविट दिया जाएगा दैट सच सम्मन हैज बीन सर्व्ड, कि सम्मन सर्व हो चुका है, क्योंकि एफिडेविट क्या एक तरीके से प्रूफ होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने आपको हाईलाइट करवा दी है। सेकंड क्लॉज कहता है द एफिडेविट मेंशन्ड इन सेक्शन में भी अटैच्ड, डुप्लीकेट जो है सम्मन की कॉपी के साथ अटैच किया जाएगा। फिर सर्विस ऑफ सम्मन ऑन विटनेस बाय पोस्ट, जब पोस्ट से किसी विटनेस को सम्मन भेजा गया तो उस मामले में क्या होगा। ये सिर्फ ओनली विटनेस के रिगार्डिंग है, प्रेजम्पशन मानी जाएगी सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट में। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, कोर्ट issuing a summons to a witness may, in addition to the simultaneously with the issue of such warrant,
कि साइमल्टेनियसली जो इशू हुआ है उस वारंट का साथ के साथ जो है उसी के बराबर में इशू हुआ है। डायरेक्ट ए कॉपी ऑफ द समन टू बी सर्व्ड रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द विटनेस एट द प्लेस जहां पर वो ऑर्डिनरी रहता है, तो ये माना जाएगा कि वो वहां पर समन सर्व हो चुका है। व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट, जो मान लो आप रिसीट होती है वो साइन बाय द विटनेस और एंडोर्समेंट, मान लो जो भी रिसीट है उसके बैक साइड में एंडोर्समेंट है, कुछ साइन किए गए विटनेस के, तो ये माना जाएगा कि द समन में डिक्लेयर दैट समन हैज बीन ड्यूली सर्व, समन पूरी तरह से सर्व हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम इसका बी पार्ट भी करेंगे, वारंट ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट का वारंट। देखिए समन तो नॉर्मल सेंस में होता है, अब अरेस्ट वारंट की बात है, कोई व्यक्ति नहीं पहुंच रहा है, उसको सम्मन दे दिया गया लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहा है, तो उस मामले में अरेस्ट वारंट जो है कोर्ट इशू कर देती है। तो इसमें क्या है, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, इसमें फॉर्म क्या होगा, तो ये कहता है एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग में होगा, साइंड बाय प्रेसिडेंट शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, वही नॉर्मल चीज है। एवरी सच वारंट शैल रिमेन, जब तक फोर्स में रहेगा, ये लाइन एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, अनटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट, या अगर मान लो सम्मन को तब कैंसिल माना जाएगा या तो वो एग्जीक्यूट हो चुका है या जो है कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया है। फिर सेकंड इसका 71 सेक्शन कहता है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन में इन इट्स डिस्क्रिप्शन, उसके बाद कोई भी कोर्ट जो इश्यू करती है वारंट को अरेस्ट के लिए किसी पर्सन के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन है कि डायरेक्ट करे कि वारंट का एंडोर्समेंट भी लिया जाए। इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट ए बॉन्ड विद श्योरिटी, अगर कोई व्यक्ति जो है एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाता है कोर्ट में आने से पहले स्पेसिफाइड टाइम में, कि वो जो है एक श्योरिटी के जो है अटेंडेंस वहां पर ली जा सकती है। तो एक तरीके से बेलेबल केसेस में ये अरेस्ट वारंट है, जो बेलेबल अरेस्ट वारंट होता है जहां पर श्योरिटी की बात होती है। तो यहाँ पर मैं लिखवा भी देती हूँ बेलेबल अरेस्ट वारंट, इसे क्या कहा जा सकता है, बेलेबल अरेस्ट वारंट। फिर कह रहा था एंडोर्समेंट, जो भी एंडोर्समेंट लिखा जाएगा कुछ लिख के आएगा कि भी हाँ अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है, उस मामले में द नंबर ऑफ श्योरिटी कितनी थी, द अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन हुज अरेस्ट वारंट इज इशूड। सबसे पहले नंबर ऑफ श्योरिटीज की बात आएगी यहाँ पर, फर्स्ट क्लोज हो गया नंबर ऑफ श्योरिटीज। फिर बात कर रहा है अमाउंट, कितनी अमाउंट थी जिसके लिए जो है वो श्योरिटी दी गई है। फिर कह रहा है कि कौन सा टाइम था, ही इज अटेंड बिफोर द, कि किस टाइम पर वो कोर्ट को अटेंड करेगा। Whenever security is taken under this section, an officer to whom the warrant is read shall forward the, वो बॉन्ड को जो है वो कोर्ट में सबमिट करवा देगा। 72 बात करता है कि वारंट्स किसको डायरेक्ट किए जाते हैं, तो वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरी बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर, एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को भी दिया जा सकता है, बट द कोर्ट इशूइंग सच अ वारंट में इफ इट्स इमीडिएट, अगर वो चाहती है कि उसी टाइम उसको एग्जीक्यूट किया जाए एंड नो पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली वहां पर उपस्थित हो, तो किसी भी दूसरे व्यक्ति को वो जो है ऑर्डर कर सकती है कि वो उस एग्जीक्यूट करवाए। When a warrant is directed to more officers or persons than one, it may executed by all. अगर मान लो किसी वारंट को कोर्ट ने कई पुलिस ऑफिसर्स को या कई व्यक्तियों को इश्यू कर दिया है, तो उन सभी की ड्यूटी बनेगी कि वो प्रॉपरली जो है उसको जो भी इश्यू किया गया उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवाए। इसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो अगला भी इंपॉर्टेंट है हमारा 73, वारंट में भी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, वारंट जो है किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट किया जा सकता है। इसमें अथॉरिटी के नाम याद रखना है हमें, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, वो डायरेक्ट कर सकता है एक वारंट को। मे वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, मे वर्ड को आप रखोगे कि शैल नहीं है, यहाँ मे है। डायरेक्ट ए वारंट टू एनी पर्सन विद इन इज लोकल लिमिट, किसी भी एनी पर्सन को वो डायरेक्ट कर सकता है विद इन इज लोकल जुरिडिक्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट, कि किसी भी एस्केप्ड कन्विक्ट जो भाग चुका है गिरफ्तारी से, प्रोक्लेम ऑफेंडर है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए नॉन बेलेबल ऑफेंस किया गया है और अवॉइडिंग अरेस्ट है, तो उस मामले में किसी भी व्यक्ति को कोर्ट कह सकती है। इसके रिगार्डिंग एक केस भी है सीबीआई वर्सेस दाऊद इब्राहिम का, वो आप लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो। फिर कह रहा है कि सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसीट ऑफ द वारंट, फिर क्या करेगा, जिस व्यक्ति ने वारंट की जो बात की गई एक्नॉलेज करेगा कि हाँ जो उसकी रिसीट है वो वारंट की देगा, एग्जीक्यूट करेगा। इफ द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट जिसके लिए इश्यू किया गया, ये बात है कि एक्नॉलेजमेंट लाएगा कि हाँ जो प्रॉपरली उसे इश्यू कर दिया गया है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर दिया गया है। वन द पर्सन अगेंस्ट हुम सच वारंट इज इश्यूड अरेस्ट, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वारंट अरेस्ट हो जाता है, ही शैल बी मेड अवर विद द वारंट टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर, तो वो वारंट जो है नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर में ऑफिसर के पास जो है दिया जाएगा। हु शैल कॉज हिम टू बी टेकन, जो मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा जिसका जुरिडिक्शन है, जब तक कि वो सिक्योरिटी जो है उसकी सिक्योरिटी जो है उसकी जो है ना ली जाए, जब तक सिक्योरिटी 71 में फुलफिल ना होगी उस मामले में। फिर अगला बात करता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर,
A warrant directed to any police officer may also be executed by any other than police officer whose name is endorsed. किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है। वारंट डायरेक्टेड टू एनी ऑफिसर, किसी पुलिस ऑफिसर को कहा, मे ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी इसको एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन जो एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट ऑफ अरेस्ट को लेके जा रहा है, शैल नोटिफाई द सब्सटेंस, वो क्या करेगा कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया उसकी नोटिफिकेशन जो है वो देगा। पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, बिना किसी डिले के उसको जो है कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। नॉर्मली क्या बेसिकली 24 आवर्स का टाइम होता है। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन 71 में जो श्योरिटी की बात की गई थी, श्योरिटी के मामले को के साथ इसको पढ़ते हुए बिना नेसेसरी डिले के उस व्यक्ति को कोर्ट के पास ले जाएगा, विच ही इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोड्यूस सच पर्सन, जहां पर लॉ की रिक्वायरमेंट है कि उसको पेश करना है। प्रोवाइडेड दैट सच डिले शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड 24 आवर्स का जो टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कोई भी ट्रैवलिंग टाइम है वो जो है उसमें काउंट किया जाएगा, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, वारंट कहाँ एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है? वारंट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस ऑफ इंडिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कई बार प्री के एग्जाम में आई है, तो इसमें से हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाए। 77 ये बात करता है। 78 बात करता है कि वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन में अगर हमें वारंट फॉरवर्ड करना है तो किस तरीके से जा सकता है। When a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing, जिसने इश्यू किया है, instead of directing the warrant, the police officer को वारंट न देने की बजाय इसे फॉरवर्ड बाय पोस्ट कर दिया जाए, पोस्ट के द्वारा भेज दिया जाए, या किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस तीनों में से किसी की लोकल लिमिट में भी उसे भेजा जा सकता है। फिर कह रहा है द कोर्ट इशूइंग ए वारंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल फॉरवर्ड अलोंग विद द वारंट द सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन का जो सब्सटेंस है वो भी उसमें मेंशन करेगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है 79 वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन, जो पुलिस ऑफिसर को वारंट दिया गया था उससे वो आउटसाइड में जुरिडिक्शन में कैसे एग्जीक्यूट करेगा। When a warrant directed to a police officer is to be executed beyond the local jurisdiction of the court issuing the same, he shall ordinarily take it for endorsement either to a EM executive magistrate या एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन है, तो जिसकी लोकल लिमिट में वहां भेजा जाएगा। सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल एंडोर्स करेंगे नेम को, और उस एंडोर्समेंट जो है सफिशिएंट अथॉरिटी मानी जाएगी कि जो प्रॉपरली जो वारंट है वो डायरेक्ट प्रॉपरली तरीके से डायरेक्ट कर दिया गया एग्जीक्यूट करने के लिए। अब बात करें 80 की प्रोसीजर, इसमें आगे अगला वाला क्लोज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लगे इंपॉर्टेंट तो आप पढ़ सकते हो। प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ ए पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड, क्या प्रोसीजर होगा जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है। व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट is executed outside the district in which it was issued, the person arrested shall, unless the court which issued the warrant is within 30 kilometers of the place, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डीएसपी कमिश्नर ऑफ पुलिस की लोकल लिमिट से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उस टाइम में क्या होगा, उस जुरिडिक्शन द अरेस्ट वाज मेड, और अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन भी उसके बाद क्या होगा, जो आसपास का जो भी मजिस्ट्रेट होगा या कमिश्नर डीएसपी होगा या कमिश्नर है वहां पर उसे पेश किया जाएगा। अगला बात करता है सेक्शन 81 की, वो बात कर रहा है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्टेड, जहां भी नियर बाय मजिस्ट्रेट के पास उसको ले जाया गया है तो क्या प्रोसीजर होगा। द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डीएसपी जो होता है कमिश्नर होता है वो क्या करेगा, अगर मान लो अरेस्टेड व्यक्ति को वहां उसके पास पेश कर दिया गया है तो वो रिमूवल ऑफ द कस्टडी करेगा, कोर्ट के पास भेज देगा। प्रोवाइजो कहता है कि द ऑफेंस इज बेलेबल है और सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव बेल, अगर वो व्यक्ति मान लो ऑफेंस बेलेबल ऑफेंसेज है तो मजिस्ट्रेट डीएसपी और जो कमिश्नर है वो एंडोर्समेंट देके जो श्योरिटी के साथ जो है उसको वहां पर बेल दे सकता है। एंड द मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड कमिश्नर शैल टेक सच बेल और श्योरिटी इन द केस में भी फॉरवर्ड द बॉन्ड को फॉरवर्ड कर देगा जिस कोर्ट में भी वो केस जाना है। प्रोवाइजो फर्दर कहता है कि इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल इट शैल बी लॉफुल है, सीजीएम के पास उसको ले जाया जाएगा और सेशन जज के पास जहां पर अरेस्ट मेड हुआ है उसके बाद जो है उसको बॉन्ड पर वहां पर बेल जो है उसे दी जा सकती है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर, जो सेक्शन 71 में जो पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है बेल देने की वो जो है उसको किसी प्रकार से प्रिवेंट नहीं किया जाएगा। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर फिनिश करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू to subscribe my channel and also share to your friends so that your friends can also get benefit from such type videos and also do revisions for any type of competitive exam
और हरियाणा का प्रीलिम जो है कभी भी आ सकता है, मई के स्टार्टिंग से लेकर 15 मई तक के बीच में से पहले मुझे उम्मीद है कि शायद हरियाणा का प्री हो जाए, क्योंकि हरियाणा में जो एसएस के एग्जाम है वो 30 मई को जो है रखे गए हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन फुली करनी चाहिए। कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।